Hello friends, welcome back to my channel Economics with दीप्ति। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन मोनोपोली। 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, देखिए मोनोपोलिस्ट के बारे में पूछा। हम सबको पता है जब हम मोनोपोली डिस्कस करते हैं तो मोनोपोलिस्ट क्या है, मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल सेलर। अब जो सिंगल सेलर है मोनोपोलिस्ट, अगर हम उस लॉजिक से सोचें तो वो तो कोई भी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब जहां पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये कंडीशन मीट कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा मोनोपोलिस्ट उसी पर सेल करेगा। उसके हायर प्राइस में मोनोपोलिस्ट जो है वो सेल नहीं करता। हमें बताना है इसका क्या रीजन होगा। प्लीज read the question once. Although a monopolist can charge any price he likes but does not charge a higher price than his equilibrium price कौन सा है? This is MR is equal to MC, जहां पे ये कंडीशन मीट करती है इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस हमें मिलता है दैट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम प्राइस। डायग्राम बना के देखेंगे और डायग्राम बनाने से आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। Here we have this is the average revenue curve. Average revenue curve को हम कौन सी कर्व कहते हैं? Whether it is known as the demand curve or supply curve, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा। नॉर्मली आप सबको पता है जहां पे हमारी MR और MC मीट करती है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्राइस मिलता है। लेट्स से हमारी यहाँ पे मीट की तो इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव ओपी प्राइस। तो एग्जामिनर आपको पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ओपी प्राइस है ये वो प्राइस है जिसमें आपका मोनोपोलिस्ट कमोडिटी को सेल करेगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर हम लेमैन लैंग्वेज में सोचने की कोशिश करें, एज अ लेमैन अगर मैं इस चीज को सोचती कि मोनोपोलिस्ट जो सिंगल सेलर है वो अपने हिसाब से मार्केट के अंदर सेल करेगा तो वो तो कोई भी प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि वो OP1 प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, बट एग्जामिनर बोल रहे हैं कि प्राइस आपका OP होगा रादर देन OP1। तो क्या रीजन होंगे, वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट ऑप्शन में मैं थोड़ा बाद में आऊंगी, पहले हम सेकेंड ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। हायर प्राइस कैन बी चार्ज ओनली ऑन दैट सेगमेंट ऑफ द फर्म्स डिमांड कर्व विच इज प्राइस इन इलास्टिक, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, प्राइस इन इलास्टिक। याद रखना मोनोपोलिस्ट जो है हमारा वो कौन से पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व के ऊपर एक्ट करते हैं, जो क्या होती है जो इलास्टिक पोर्शन है। अगर आपको नॉर्मली डिमांड कर्व याद होगी, ठीक है, तो डिमांड कर्व में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हियर वी हैव द डिमांड कर्व, ED इक्वल टू 1, ED लेस देन 1, ED ग्रेटर देन 1, ED इंफिनिटी। हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मोनोपोलिस्ट है वो इस पोर्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी डिमांड कर्व कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक डिमांड कर्व होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही मुझे क्या बोला, मुझे बोला कि विच इज प्राइस इन इलास्टिक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, ये हम डिस्कार्ड करेंगे। द रीजन बीइंग हमारा जो मोनोपोलिस्ट है वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं एट द इलास्टिक पोर्शन। तो बी ऑप्शन को मैं क्या करूंगी, डिस्कार्ड करूंगी। इसके बेसिस पे हम ए ऑप्शन पे आएंगे। हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रेवेन्यू। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो 2012 के पेपर में मैंने एक दो जगह देखा तो वहां पे ऑप्शन नंबर ए को भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ए को किस लॉजिक से हम ए पे आते हैं वो भी बताऊंगी, बट टेक्निकली जो आंसर बनना चाहिए वो सी होना चाहिए। अगर हम ए पे आए, हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रेवेन्यू, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हमारा जो मोनोपोलिस्ट है वो कौन से पोर्शन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं एट द इलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। जब हमने बोला इलास्टिक पोर्शन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस राइज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी, सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर, या यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर की जगह क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू, वो क्या करने वाला है, वो फॉल करने वाला है, ठीक है। ये
तो यहाँ से हम लिंक करेंगे इसको, और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पशन ले रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो नॉर्मली बोल रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट हमेशा सेल करते हैं एट द इलास्टिक पोर्शन, और वहां से हमारा जो ऑप्शन है वो ए बन सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉर्मल डिमांड कर्व की, तो नॉर्मल डिमांड कर्व में अगर आप इन इलास्टिक पोर्शन पे जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। तो हम ए पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि ए हो भी सकता है, ए नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास सी नहीं होता तो मैं डायरेक्टली ए को मार्क करती। और 2012 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो काफी सारे जो पीवाई की उसकी बुक है आपकी नेट इकोनॉमिक्स की, वहां पे ए ऑप्शन को मार्क किया हुआ है। बट अगर हम सी ऑप्शन के बारे में बात करें तो मुझे लगता है थियोरेटिकली सी आपको जो है वो आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इट इज इनकंसिस्टेंट विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल अंडर मोनोपोली। हम लोग जब मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं तो मोनोपोली में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बात करनी है। हमारा जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो कौन सा प्राइस पॉइंट पे आता है जहां पे हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन मीट करती है, दैट इज MR इज इक्वल टू MC। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या बोला कि वो इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल अंडर मोनोपोली। तो आंसर सी मुझे लगता है हो सकता है, बट काफी जगहों पे ए जो है वो भी मार्क किया गया है। तो दोनों का रीजन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पुराने पेपर्स में, ठीक है, आप लोग जब एग्जाम देंगे तो वहां पे देखिए कि पुराने पेपर्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी अगर कहीं पे आपको ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होता हुआ दिखता है तो प्लीज उस साल की जो भी यूजीसी आपके पास आंसर की रिलीज करेंगे तो वहां पे इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर प्लीज देखिए कि ऑफिशियल आंसर वो क्या दे रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप मार्क कर सकते हैं, बट सी जो है उसको हम गलत नहीं कहेंगे। और जो डी ऑप्शन है, एमसी विल बी नेगेटिव ओवर द रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। देखिए हमारा एमसी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ तो कॉस्ट हमें बेयर करनी ही पड़ेगी। तो उस रीजन से हम याद रखना हमेशा कि एमसी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती जब भी हम नॉर्मल प्रोडक्शन करते हैं। तो डी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आंसर आपका ए भी हो सकता है, बिकॉज कुछ जगहों पे ए मार्क किया गया है, बट 2012 की ऑफिशियल आंसर की तो नहीं अवेलेबल है। लेकिन जो पुरानी बुक्स के अंदर लिखा गया है वहां पे मैंने ए देखा। पर टेक्निकली जो मुझे लगता है, जो थियोरी के साथ जाता है, वो सी होना चाहिए आपका। तो आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आई। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।